खड़े करिए, सेकंड चल लेंगे। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम फिर से क्लास 10 के चैप्टर 2 जिसे हम अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में थोड़ा थोड़ा जो परिचय था वो ले लिया था और पता कर लिया था किसे हम अम्ल कहते हैं, किसे क्षार कहते हैं और किसे कहते हैं लवण। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास के अंदर कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, जिसमें हमने अम्ल के बारे में चर्चा की थी, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, पीएच पैमाने के बारे में चर्चा कर ली थी और सूचक के इंडिकेटर के बारे में चर्चा कर ली थी। उपयोग भी हमने सीख लिए थे। अब अगर बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। अगली क्लास में मैं आपको बोर्ड का सिलेबस भी एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो दूसरा टॉपिक है बोर्ड के सिलेबस में वो है H+ तथा OH- आयन के आधार पर परिभाषाएं। ठीक है ना, ये अगर बोर्ड का सिलेबस आप देखेंगे, यूपी बोर्ड का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक है वो है आपका अम्ल, क्षार और लवण में H+ तथा OH- आयन के आधार पर हमें अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाओं को बताना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो है वो अम्ल, क्षार और लवण तीनों की परिभाषाओं को बहुत ही सही और सटीक तरीके से आपके लिए लिखा है, जिसमें बोला है अम्ल, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कल हमने पढ़ा था क्या कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं और जब उन्हें जल में घोला जाता है, जब भी उन्हें जल के अंदर घोला जाएगा, जब भी उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो वह हमें H+ आयन देंगे। क्या देंगे? H+ आयन देंगे। तो जो यौगिक या फिर जो सॉल्यूशन में किसके, वाटर के सॉल्यूशन में हमें H+ आयन दें उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, उन्हें हम एसिड कहेंगे। ठीक, अब देखिए आगे, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर जल के अंदर अगर हम घोल देंगे अम्ल को तो वो हमें H+ आयन देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन हमें प्रदान करेगा। तो ये हमारी अम्ल की परिभाषा जो है वो H+ आयन के आधार पर हो जाएगी। तो यहाँ बोला गया है अर्थात अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। वहीं अगर हम क्षार की बात करें कि क्षार क्या होते हैं, तो क्षार की अगर बात करेंगे तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन, ये हमें याद रखना है कि ये जो है वो जल में घुल के क्या देंगे? OH- आयन। लेकिन अम्ल जो होते हैं वो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। किसमें? जल में। ठीक है, और जो क्षार होंगे वो क्या देंगे? OH- आयन देंगे। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। तो जो कोई भी पदार्थ अगर जल के अंदर घोला जाएगा तो वो हमें क्या देगा? OH- आयन देगा, मींस हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि OH- को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे हाइड्रो ऑक्साइड आयन के नाम से जानते हैं। एक नंबर में MCQ के रूप में ये जो चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कि OH को बताओ, OH को क्या कहा जाता है? तो OH को हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अगर हम देखें आगे तो यहाँ हमें बोला गया अर्थात क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में OH- आयन देते हैं। अगर हम वही लवण की बात कर लें कि लवण क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अम्ल और क्षार दोनों के अंदर एसिड और बेस दोनों में अगर क्या होगी, दोनों में अगर रिएक्शन होगी तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ में क्या देगा? हमें वाटर। क्या देगा? वाटर देगा। तो यहाँ यही बोला गया है क्या कि जब किसी अम्ल के H+ आयन किसी क्षार के OH आयन OH, तो लवण में जब किसी अम्ल के H+ आयन किसी क्षार के OH- आयन से अभिक्रिया करते हैं तो जल के अणु बनाते हैं और लवण बनाते हैं। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता ही दिया था कि एसिड और बेस आपस में अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें सॉल्ट और क्या देंगे? वाटर देंगे। तो यहाँ वही चीज बोली गई है कि H+ का जब OH- आयन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो वह हमें वाटर देंगे, H2O देंगे, और उसके साथ ही क्या देंगे? लवण देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगर हम देखें जो उदाहरण हैं अम्ल के वो क्या क्या हैं। अम्ल के अगर उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण हमें देखने के लिए मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखने के लिए मिल रहा है, जिसे हम HCl कहते हैं।
ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये अम्ल है, क्या है, एक अम्ल है। दूसरे अगर अम्ल की बात करें तो दूसरा अम्ल होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 कहेंगे। क्या कहेंगे? H2SO4। अगर हम तीसरे अम्ल की बात करें तो यहाँ होगा नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है HNO3। अगर हम चौथे अम्ल की बात करें तो वह उदाहरण है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल, जो हम कल सिरके की बात कर रहे थे, सिरके को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। अगर हम क्षार की बात करेंगे, क्षार किसे बोलते हैं, तो यहाँ आपको कुछ क्षार दिए गए जिसमें OH माइनस, OH आयन, OH के रूप में आयन जलीय विलयन में निकल जाता है। तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आपका क्षार होगा, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक आपका क्षार होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक आपका क्षार होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक आपका क्षार होगा। ये यहाँ पर इनके रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं। जहां हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, वहीं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH बोलते हैं। तो ये जो उदाहरण हैं वो आपके क्या हैं? वो आपके क्षार के उदाहरण हैं। तो मैंने कुछ उदाहरण आपको किसके दिए? अम्ल के दे दिए। ये आपके अम्ल के उदाहरण हैं, बेसिक से उदाहरण हैं और ये आपको याद होने चाहिए। जो इनके रासायनिक सूत्र हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। और उसी के साथ में मैंने आपको जो क्षार थे उनके भी रासायनिक सूत्र जो हैं वो दे दिए हैं। अगर हम लवण की बात करें तो लवण के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे NaCl, जो हम खाने का नमक यूज करते हैं, खाने का नमक, उसे हम रासायन की भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे हम NaCl के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जिसके क्या बोला जाता है? NaCl। दूसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह रहे थे। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम KNO3 बोलते हैं, KNO3। ओके, तो ये आपके जो उदाहरण है वो किसके हो गए? ये आपके उदाहरण जो है वो लवण के हो गए। अगर हम लवण की परिभाषा को देखें, लवण की परिभाषा क्या होती है? तो वे यौगिक जो जल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। और पिछली क्लास में भी मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एसिड की अभिक्रिया बेस के साथ होगी तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के तहत हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में दिया भी हुआ है। यहाँ आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में दिया भी हुआ है क्या? कि अम्ल, कोई भी अम्ल जो है वो अगर क्षार के साथ में अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनाएगा? जल बनाएगा। और क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ फिर से आपको सामान्य उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो दी हुई है, जहां बोला है कि अम्ल जो है वो क्रिया कर रहा है किसके साथ? क्षार के साथ। बना क्या रहा है? लवण बना रहा है। और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। ठीक है ना, और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो ये आपके मैंने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो भी उनके उदाहरण हैं H+ और OH माइनस आयन के आधार पे जो भी उसकी परिभाषा हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। जैसे अगर सारांश के अंदर देखें तो अम्ल किसे कहते हैं? तो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन का स्रोत है, तो इसे हम बोलेंगे क्या? अम्ल। दूसरा क्षार किसे कहते हैं? तो जल में घुलकर जो OH- आयन देते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन का स्रोत है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। लवण अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। साथ ही यहाँ पे याद रखने के लिए आपको और बोला गया है कि H+ और OH- आयनों की अभिक्रिया से जल बनता है और लवण हमें प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में हमने बोर्ड के टॉपिक के अनुसार जो चीजें हैं वो पढ़ी। वो क्या है? वो है H+ और OH- आयन के आधार पर जो परिभाषा हमारी अम्ल, क्षार और लवण की होती है उसके बारे में आज हमने चर्चा की है। ठीक है, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के सामान्य गुणधर्म, उदाहरण और उपयोगों के बारे में हम उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी होती जा रही हैं और
बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारी चीजें जो हैं वो कराता जा रहा हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है कि इस क्लास को बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है, इत्मीनान के साथ देखना है। और अगर आप इस क्लास को इत्मीनान के साथ देखोगे तो ये क्लास की हर एक चीज आपके समझ में आएगी और आप भूलेंगे नहीं। सिर्फ आपको करना ये है कि जो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो चीजें आप सिर्फ बहुत ही ध्यान से देखिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो इसी के साथ ही इस क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं। आगे वाली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।